ठीक है, ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, बोलिए? मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में एटम के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर क्या था जो हम लोग पीछे पढ़े हैं? विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे? विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेन चीज जो अध्ययन किए थे वो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके बारे में चर्चा किए थे। किसके बारे में चर्चा किए थे? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर चर्चा किए थे विशेष रूप से। ठीक है, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ये देखें, इसका समीकरण देखे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या होता है बोलो तो? के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण होता है कि नहीं होता है मिश्रा जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई। अच्छा, ये एच न्यू क्या है? यहाँ एक फोटोन की ऊर्जा है। एच न्यू क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा है। ये एच न्यू क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा। तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एक फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू या फिर एच सी बट्टे लैम्डा। एच न्यू होता है या फिर एच सी बट्टे लैम्डा होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ फाई क्या है? फाई है कार्यफलन। फाई क्या है बोलो? कार्यफलन है। फाई क्या है? कार्यफलन। और एच न्यू है एक फोटोन की ऊर्जा। तो ये के मैक्स क्या है जी? ये इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा है ना? इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, क्योंकि धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ गति में रहेगा, है ना? धातु में से, ये धातु है, इस पर पड़ गया प्रकाश, तो प्रकाश पड़ गया तो क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बैठल थोड़े रहेगा, नहीं। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ करना है, बैठने से काम चलता है नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो निकलेगा क्या करेगा? थोड़ा गति में जाएगा, मेहनत करेगा। क्या समझे? तो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वो कितना है? एच न्यू माइनस फाई। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। इस पे हम लोग चर्चा किए थे, फोटोन पे चर्चा किए थे पिछले चैप्टर में। और इसके अलावा एक और मुख्य बात जो था पिछले चैप्टर का, वो था द्रव्य तरंग। क्या था? द्रव्य तरंग, जिसको डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। इस तरंग को क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। डी ब्रोगली वेव, अंग्रेजी में डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गया? तो इस चैप्टर का दो मुख्य बात क्या था? पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ लेंगे बढ़िया से, फोटोन को समझ लेंगे बढ़िया से। और दूसरी बात, मैटर वेव द्रव्य तरंग को समझ लेंगे बढ़िया से, डी ब्रोगली तरंग को समझ लेंगे बढ़िया से। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा बराबर एच बट्टे एम बी। ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो इस चैप्टर का सार इतना ही है, समरी इतना ही है। और इसमें एक ठो कांस्टेंट का मान याद रखेंगे, एच। एच को बोलते हैं डी ब्रोगली नियतांक, है ना? या डी ब्रोगली कांस्टेंट नहीं रे गधा, प्लैंक नियतांक। एच को क्या कहते हैं? प्लैंक नियतांक कहते हैं। एच को प्लैंक नियतांक। और एच का मान क्या होता है? 6.626 गुने 10 पे पावर माइनस 34 जूल गुना सेकेंड। समझ गया? इसको प्लैंक नियतांक कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो पिछले चैप्टर का सार इतना ही है। एक दो ग्राफ भी बताए थे ना? ठीक है, चलो अगले चैप्टर पर। प्लैंक नियतांक का विमा क्या होता है? प्लैंक नियतांक का ml² t माइनस 1। प्लैंक नियतांक का विमा क्या होता है? बोलो जल्दी से। ml²
T-1 है ना, एकदम जबान पे रटल रहना चाहिए, बोले तुरंत आंसर। समझ गया? तुम लोग चाय पी के नहीं आता है रे, क्लास में बैठ के सोते रहता है, चाय बिस्कुट खा के आया करो। हैं? अरे पहलवान चाय बिस्कुट नहीं खा के आया है? खा लिया? गधा चाय पीता है। बच्चा को चाय पीना चाहिए। चलो देखो, एटम के बारे में जानेंगे आज। एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, प्रकाश के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन। पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे बोलो? जो प्रकाश है ना, इस लाइट हम लोग देखते हैं, इसका जो छोटा कण होता है इसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ है उसके सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु कैसा होता है बाबू? इस प्रकार से गोल होता है ना। और परमाणु जो होता है 3 चीजों से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ये 3 को कण से मिलकर के बनता है परमाणु या एटम। लेकिन इस बात का पता नहीं था लोगों को कि एटम किस चीज से बनता है, परमाणु किस चीज से बनता है। इस बात का पता नहीं था वैज्ञानिकों को। ये धीरे धीरे खोज हुआ। पहले एक ठो कण का खोज हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद दूसरे कण का खोज हुआ प्रोटॉन का, फिर तीसरे कण का खोज हुआ न्यूट्रॉन का। तो ये जो खोज हुआ ये एक एक करके हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले से लोगों को पता था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ऐसा नहीं था, एक एक करके खोज किया गया है। समझ गए? अब देखो, परमाणु के बारे में भी अलग अलग वैज्ञानिक जो है अलग अलग सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले एटम के बारे में कौन सिद्धांत दिए थे? तो डाल्टन। कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे सिद्धांत। तो परमाणु का पहला सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। समझ गया? परमाणु का पहला सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। ठीक है ना? तो पहला थ्योरी जो दिए थे परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, कौन दिए थे बोलो? डाल्टन दिए थे। ठीक है ना? ये बोले थे। इनका एक मुख्य बात हम लोग याद रखेंगे। है लड़का, अब नहीं करो बातचीत। परमाणु का पहला सिद्धांत कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। इनका मुख्य बात यह है कि कोई भी तत्व लेंगे, उसका 2 गो परमाणु लेंगे, वो हर तरह से एक जैसा होगा। किसी भी तत्व का 2 गो परमाणु जो होगा वो हर तरीके से क्या होगा? एक जैसा होगा। मान लो हम लोग ले लेते हैं कॉपर, एक तत्व लेते हैं कॉपर, तांबा, इसका 2 गो परमाणु ले ले, 2 गो परमाणु ले ले कॉपर का। ये दोनों परमाणु जो होगा, जो दोनों एटम होगा, वो हर दृष्टि से एक जैसा होगा। दोनों का साइज बराबर होगा, है ना? दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, दोनों का वजन बराबर होगा, है कि नहीं? दोनों जो रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, वो एक जैसा करेगा। मतलब एक ही तत्व का 2 परमाणु हर दृष्टि से क्या होगा? एक जैसा होगा। ये बात कौन कहे थे? डाल्टन कहे थे अपने सिद्धांत में। क्या कहे थे बोलो? कि दो परमाणु, एक ही तत्व का 2 परमाणु हर दृष्टि में क्या होगा? एक जैसा होगा। समझ गए? एक ही तत्व का 2 गो परमाणु हर दृष्टि में क्या होगा? एक जैसा होगा। ये डाल्टन कहे थे। और 2 अलग अलग तत्व के परमाणु हर दृष्टि से अलग अलग होंगे, है ना? 2 अलग अलग तत्व के परमाणु हर दृष्टि से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे अगर 2 अलग अलग तत्व ले ले, एक तत्व ले लेते हैं तांबा और दूसरा तत्व ले लेते हैं लोहा। तांबा का चिन्ह होता है Cu, लोहा का चिन्ह होता है Fe, होता है ना? इसका एगो परमाणु लेंगे, इसका एगो परमाणु लेंगे। ये थोड़ा बड़ा होगा कॉपर, आयरन थोड़ा छोटा होगा। ये सब हर दृष्टि में अलग होगा। दोनों का आकार अलग अलग होगा, दोनों का वजन अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी, प्रोटॉन की संख्या अलग होगी,
ये दोनों अभिक्रिया जो करेगा वो अलग अलग करेगा, करेगा कि नहीं? तो दो अलग अलग तत्व के परमाणु हर दृष्टि से भिन्न होंगे और एक ही तत्व के दो परमाणु हर दृष्टि से क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ये बात कौन कहे थे? डाल्टन कहे थे अपने सिद्धांत में। समझ गया कि नहीं? तो लिखो, इसमें लिखेंगे परमाणु के विषय में, लिखो डाल्टन में नहीं, पहले लिखो ना रे। परमाणु के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया। परमाणु के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया। शोध मतलब रिसर्च। परमाणु के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया। इनमें सबसे पहला नाम जॉन डाल्टन का आता है। इनमें सबसे पहला नाम जॉन डाल्टन का आता है। उनके सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के, उनके सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु हर दृष्टि से, एक ही तत्व के दो परमाणु हर दृष्टि से एक समान होंगे। एक ही तत्व के दो परमाणु हर दृष्टि से एक समान होंगे, जबकि दो अलग अलग तत्वों के, जबकि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हर दृष्टि से भिन्न होंगे। हर दृष्टि से भिन्न होंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम अंग्रेजी में लिखाते हैं। जिनको लिखना अंग्रेजी में लिखेंगे। लिखो, मैनी साइंटिस्ट्स have researched, many scientists have researched in the field of atom. Many scientists have researched in the field of atom. Among them, AMONG, among them, John Dalton is the first. Among them, John Dalton is the first. इन सभी में जॉन डाल्टन का स्थान क्या आता है? प्रथम स्तर पे आता है। According to him, उनके अनुसार, according to him, two atoms of the same element, two atoms of the same element are similar in all respects.
2 atoms of the same element are similar in all respect, सभी तरह से सेम होंगे, whereas two atoms of different elements, two atoms of different element are different in all respects. वैसे जॉन डाल्टन के बहुत वर्ष पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी थी। जॉन डाल्टन ये सिद्धांत दिए थे 1803 में। कब दिए थे? 1803 में दिए थे। लेकिन ध्यान देना, हम लोग पार्टिकल को हिंदी में कण कहते हैं, नहीं कहते हैं कण। ये परमाणु है, अणु है, और कण भी कहते हैं, है ना। सूक्ष्म कण कहते हैं ना, पदार्थ का सूक्ष्म कण। ये कण शब्द कहाँ से आया है ना। हम लोग ये तो कह दिए कि जॉन डाल्टन परमाणु के विषय में बहुत पहले खोज किए थे, इस पर शोध किए थे। लेकिन इनसे भी, जॉन डाल्टन से भी हजारों वर्ष पहले भारत के एक ऋषि इस पर शोध कर चुके हैं, जिनका नाम महर्षि कणाद है। उनका नाम क्या है? महर्षि कणाद। उन्हीं के नाम पर तो कण शब्द है ना। महर्षि कणाद के नाम पर कण शब्द है। तो हम लोग जब डाल्टन की बात कर रहे हैं तो महर्षि कणाद की बात भी कर लेनी चाहिए कि डाल्टन से भी हजारों वर्ष पहले कण के बारे में कौन बताए थे हम लोगों को? महर्षि कणाद बताए थे। कौन बताए थे बोलो? महर्षि कणाद बताए थे। और कण शब्द कहाँ से आया है? इन्हीं के नाम से आया है ना। कणाद के नाम से आया है कण शब्द, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए। भारत के जो वैज्ञानिक सब होते थे प्राचीन काल में, वो सारे ऋषि महर्षि होते थे, है ना। वो लोग भी साइंटिस्ट होते थे, क्या समझे। वो लोग भी शोध करते थे, रिसर्च करते थे, जैसे आजकल के साइंटिस्ट करते हैं। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत में जो वैज्ञानिक लोग होते थे वो कौन होते थे? ऋषि एवं महर्षि लोग होते थे, समझ गए। तो उनमें से एक महर्षि जिनका नाम क्या था? कणाद। उन्हीं के नाम से बना है क्या चीज? कण, समझ गए। और जॉन डाल्टन से भी बहुत वर्ष पूर्व कण के बारे में कौन बता दिए थे? महर्षि कणाद बता दिए थे, समझ गए। तो इनका नाम भी हम लोग जानेंगे, इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं, समझ गए। ठीक है, अब देखो, तो सर्वप्रथम जो है परमाणु के बारे में कौन बताएं? आधुनिक काल में डाल्टन बताएं। आधुनिक काल में, प्राचीन काल में महर्षि कणाद बताएं, लेकिन आधुनिक काल में कौन बताएं? डाल्टन बताएं। लेकिन इनके परमाणु सिद्धांत में क्या था? अधूरा था। इनका परमाणु सिद्धांत क्या था? अधूरा था, पूरा जानकारी नहीं मिल सका। इनके परमाणु सिद्धांत से परमाणु के विषय में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल सका। तो इनके बाद जो वैज्ञानिक सब आए, उसमें क्या किए वो लोग? और शोध किए और रिसर्च किए और कुछ नया बात सब निकाले, ठीक है ना। तो इनके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं, जे थॉमसन आए थे। इनके बाद कौन आए थे? जे थॉमसन। ये भी अपना सिद्धांत देके चले गए, जे थॉमसन। इनके बाद कौन आए? रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। वो भी अपना सिद्धांत दिए। तो रदरफोर्ड का सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है ना। रदरफोर्ड के सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। फिर इनके बाद हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमी था, तो उसको पूरा किए कौन? इनके बाद वाले वैज्ञानिक। तो रदरफोर्ड के सिद्धांत में भी कुछ कमी था, तो इनके बाद कौन आए? नील्स बोर। इनके बाद कौन आए? नील्स बोर। तो इनके सिद्धांत में जो कमी था, उस सिद्धांत को पूरा कर दिए कौन? नील्स बोर पूरा कर दिए। अब ऐसा नहीं था कि इनके सिद्धांत में सब सही है, बात सब था, तो इनमें भी बहुत कमी था, अधूरापन था। तो इनके बाद भी ये फील्ड चलता रहा, आगे इस पे शोध होता रहा,
क्या समझे? अच्छा देखो, और इस पे आज तक शोध चल ही रहा है, परमाणु सब के बारे में, एटम सब पर आज भी शोध चल रहा है। क्योंकि देखो, अच्छा इस चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नया नया अभी भी इस पर खोज चल रहा है, अभी भी इस पर शोध चल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। समझ गए ना? इस पे शोध आधुनिक काल में चालू हुआ है, अभी भी चल रहा है, इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे रदरफोर्ड के बारे में। इन्होंने एक प्रयोग किया था जो कि फेमस प्रयोग है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? ये रदरफोर्ड का बाबू बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। क्या नाम है? बोलो सब लोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम है? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड का। आज दोनों सपना कुमारी अलग अलग बैठी है। अच्छा, कोनो बात नहीं। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का कौन सा प्रयोग? बोलो, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखो, इस प्रयोग में रदरफोर्ड क्या लिए थे? सोना की पत्ती लिए थे, सोने की पत्ती लिए थे। क्या लिए थे? बहुत अमीर आदमी थे बाबू, सोना चांदी से बिखरल रहता था घर में, तो सोना का पत्ती लिए एक्सपेरिमेंट में। ए लड़का फॉलोवर बना रहा है, बहुत ज़्यादा फॉलोवर बनाता है। तो रदरफोर्ड अपने प्रयोग में क्या लिए थे? बोलो, सोने का पत्ती। सोना समझता है ना, सोना चांदी, वही वाला सोना लिए थे, बहुत अमीर थे। अंग्रेजी में गोल्ड फॉइल कहते हैं। तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिए थे? गोल्ड फॉइल लिए थे, सोने की पत्ती लिए थे। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर क्या किए? देखो, मान लो कि ये बहुत पतला सोने का पत्ती था, वो लिए। इस प्रकार से बहुत पतला सोने का पत्ती ले लिए। फिर क्या करते हैं? इस पर अल्फा कण को एकदम फेंकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे अल्फा कण को क्या करते हैं? एकदम फेंकते हैं इस कण, इस पर। इस पर अल्फा कण को फेंकते हैं। ठीक है, सोने की पत्ती पर किसको फेंकते हैं? अल्फा कण को, है ना? गोल्ड फॉइल पर फेंकते हैं अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अल्फा कण क्या होता है उसको जान लेते हैं। अल्फा कण किसे कहते हैं? कौन बताएगा अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण किसे कहते हैं? याद रखना, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक को कहते हैं, हीलियम के नाभिक को कहते हैं। अल्फा कण किसको कहते हैं? हीलियम के नाभिक को कहते हैं। हीलियम जो होता है, इसका चिन्ह क्या है? He। हीलियम जो होता है तत्व, इसका चिन्ह होता है He। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, He का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण कहते हैं। याद रहेगा, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। याद रहेगा, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। अच्छा बताओ, हीलियम जो है, हीलियम, इसका परमाणु संख्या क्या होता है?
परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है? इसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर 4 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? याद रखना, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी भी तत्व में याद रखेंगे, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। याद रखेंगे इस बात को, जितना परमाणु का संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हीलियम में। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन का संख्या भी 2। क्यों होगा 2? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। 2-4 गो तेज है, बाकी सब भूसकोल है। तुम लोग क्या भूसकोल नहीं है कि सब भूसकोल है? ठीक है, वो तो पता चल जाएगा कौन तेज है कौन भूसकोल है। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? परमाणु संख्या, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, क्योंकि जितना परमाणु की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। क्योंकि परमाणु जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। परमाणु क्या होता है? न्यूट्रल, उस पर 0 चार्ज होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना बोलो? न्यूट्रॉन की संख्या होती है A-Z। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A-Z करके। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, 4 - 2 बराबर 2। न्यूट्रॉन की संख्या इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है इस पर, आप फिजिक्सों में पूछ सकता है। कोई भी तत्व बोल दे देगा, अब बोलेगा बताओ उसमें न्यूट्रॉन कितना। कोई भी तत्व दे देगा, बोलेगा उसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इसको बनाने का क्या नियम है? पहले हम लोग परमाणु संख्या याद रखेंगे। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ये तो बहुत आसान है निकालना, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? A-Z कर देंगे। न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? A-Z। न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र याद रखेंगे, A-Z। समझ गए? A क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या। Z क्या है यहाँ पे? परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। इस बात को लिखो जल्दी से, तब मिटाएंगे। लिखो इस सब चीज को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, अब ये हीलियम का नाभिक है क्या? देखो, नाभिक के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? P जोड़ N, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर तो यही रहता है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। समझ गए? अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। समझ गए? अच्छा, इस नाभिक के अंदर हीलियम का जो नाभिक है इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 2 गो प्रोटॉन होगा। तो 2 गो प्रोटॉन 2p जोड़ न्यूट्रॉन भी कितना? 2 ही गो होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हीलियम के नाभिक में 2 गो प्रोटॉन होगा, 2 गो न्यूट्रॉन होगा। तो देखिए जी, अल्फा कण कुल मिलाकर के क्या हो गया? क्योंकि 2 गो प्रोटॉन है तो अल्फा कण पर 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। 2 गो प्रोटॉन है ना, हीलियम नाभिक में 2 गो प्रोटॉन है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल पर 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है
अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखेंगे, समझ गया, क्योंकि 2 गो प्रोटॉन है इसीलिए क्या होता है, 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा अल्फा परमाणु जो होगा उस पर 0 चार्ज होगा, लेकिन हीलियम का जो नाभिक होगा, हीलियम का नाभिक, इसमें तो खाली प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इसीलिए बोलेगा अल्फा कण पर कितना चार्ज, तो बोलेंगे 2 गो पॉजिटिव चार्ज, 2 गो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 2 गो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही अकेले अल्फा कण पर चार्ज होता है। तो अल्फा कण का आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 गुना एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, नहीं होगा बोलो तो, 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसको ई से दिखाते तो 2e चार्ज होगा, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2e आवेश होता है, याद रखेंगे, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 गुना e आवेश होता है। ई का मान क्या होता है बोलो, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम होता है ना, बस। तो अल्फा कण पर 2e चार्ज होगा, अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा, 2 गुना e चार्ज होगा, एक तो ये बात याद रखना है। और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, मास, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि इसमें टोटल 4 गो चीज है, 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन, तो 4 गुना प्रोटॉन का मास, 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो कुल मिलाकर के 4 गो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो गया। अल्फा कण का द्रव्यमान किसके बराबर हो गया, 4 गुने प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो गया, समझ गया। ये 2 गो बात महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो अल्फा कण पर आवेश कितना, 2e, ठीक है, और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना, 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको 4m कह देते हैं, 4m, समझ गया। तो 2e और 4m, अल्फा कण पे चार्ज कितना, 2e, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना, 4m, ठीक है। ये 2 बिंदु भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4m होता है द्रव्यमान। अच्छा, किसी को ये पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, किसको याद है, बोलो तो। थोड़ा सा बाबू चोट लगा है, थोड़ा चोट लग गया है, किसको चोट नहीं लगा है, आप तुम बोलो गगन, फिर से बोलो। -31, वो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। 9.1 गुना 10 पे पावर -31, वो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 पे पावर -31 kg। ये तो इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है
1.6 गुने 10 पे पावर -27 kg, ये होता है 1.6, 6.02 बोलती है, 1.6 गुने 10 पे पावर -27 kg, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। समझ गए? तो यहाँ m का मान कितना होगा तुम लोग लिख लेना, m का मान कितना होगा 1.6 गुने 10 पे पावर -27 kg। एगो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुने 10 पे पावर -27, तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना हुआ, 4m हुआ। अगर एगो क्वेश्चन पूछा जाए अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात। हाँ हाँ होगा ना, लेकिन उल्टा होगा, 2:1। क्यों? पहले अल्फा कण का है तब प्रोटॉन का है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश मतलब चार्ज का अनुपात, रेशियो बताइए। तो अल्फा कण पे चार्ज 2 गुना होता है प्रोटॉन के चार्ज के, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। समझ गया? ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा बाबू, समझ गया? अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात रेशियो क्या होगा, तो 2:1 होगा, 2:1 होगा, नहीं होगा? साथे में ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करवा रहे हैं, और उसी तरह से बोल देगा अल्फा कण और प्रोटॉन के द्रव्यमान मास का अनुपात क्या होगा, यदि बोलेगा अल्फा कण और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात, तो 4:1। अल्फा कण का जो मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, तो ये अनुपात क्या होगा 4:1। समझ गया? अल्फा कण और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा 4:1। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। हाँ, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, हीलियम मतलब He, हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। हीलियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 गो प्रोटॉन होता है और 2 गो न्यूट्रॉन। समझ गया? प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं। समझ गया? तो बताओ अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? हाँ, अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है +2, और E भी लगा दो, साथ में E भी लगा देते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 2E प्लस में, जो कि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना, क्योंकि 2 गो प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उतना चार्ज होगा इस पे। समझ गया? और इसका द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि इसमें 4 गो चीज है, 2 2 4 है ना। अब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास जो होता है, द्रव्यमान बराबर होता है, बराबर होता है। क्या समझा? तो इसीलिए अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। क्या समझे? 4m, 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान। समझ गया? यदि पूछेगा तुमको अल्फा कण और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात बताइए, तब 2:1, और यदि बोलेगा द्रव्यमान का अनुपात बताइए 4:1। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब रदरफोर्ड जो है अपने प्रयोग में क्या लिए थे, सोने की पत्ती।
क्या लिए थे? सोने की पत्ती लिए थे। क्या समझे? सोने की पत्ती लिए, बहुत अमीर थे इसीलिए। क्या बहुत अमीर थे इसीलिए लिए? काहे लिए होंगे सोने का पत्ती? सोना का चिन्ह एयू होता है। सोना का चिन्ह क्या होता है? एयू। सोने की पत्ती क्यों लिए थे? ऐसा इसीलिए क्योंकि सोना जो होता है एक भारी तत्व है। सोना जो होता है एक भारी तत्व है, उसका नाभिक भी भारी होता है। तो हम लोगों को अल्फा कण जो है ये हल्का नाभिक है, हीलियम एक छोटा सा नाभिक है। इसका परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो हीलियम जो है एक छोटा सा नाभिक है, इतना बड़का। यदि हीलियम इतना बड़का नाभिक होगा हीलियम का, तो सोना का नाभिक है इतना बड़का होगा। क्या समझे? तो सोना क्या एक बड़ा नाभिक है। तो अगर हम लोगों को इस प्रयोग को अच्छे से करना है तो ये जो दूसरा नाभिक जो लेना होगा ये बड़ा लेना होगा। अगर छोटा नाभिक लेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से जाएगा, उड़ा के ले जाएगा इसको, समझ गया कि नहीं? लेकिन हम लोग को इसको नहीं उड़ाना है, अल्फा कण को उड़ाना है। क्या समझे? इसीलिए दूसरा वाला नाभिक क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। और सोना जो होगा वो क्या होगा? बड़ा है, उसका नाभिक क्या है? बड़ा है, इसीलिए वो सोना ले लिए। और सोना जो है आसानी से उपलब्ध भी है, भले ही महंगा है लेकिन उपलब्ध है। क्या समझे? हाँ। तो ये अल्फा कण लिए। अल्फा कण को हम लोग लिख सकते हैं He2+, लिख सकते हैं। अल्फा कण को ऐसे भी लिख सकते हैं He2+। ठीक है, ये अल्फा कण है। बोलेगा ये तो अल्फा कण, ये तो देखने में हीलियम लग रहा है। नहीं जी, ये हीलियम में अल्फा कण होता है ना? हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण है। तो He2+ दे देगा। बोलेगा इनमें से कौन अल्फा कण है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो He2+ ही अल्फा कण है। समझ गया? अब इसको इस पर क्या किया? एकदम इस पे आक्रमण कर दिया, है ना? सोने की पत्ती पर पूरा आक्रमण कर दिया इससे। क्या समझे? जैसे दुश्मन पर आक्रमण किया जाता है वैसे आक्रमण कर दिया। गोली बारूद बम से आक्रमण कर दिया। किस पर? सोने का पत्ती पर। क्या होगा? बेचारा छलनी हो जाएगा इसका, नहीं हो जाएगा? इतना गोली मारेगा कि इतना छेद होगा इसमें। अब देखो ये अपने प्रयोग में क्या सब देखते हैं, इनका निष्कर्ष देखो क्या सब देखें। अल्फा कण तो एकदम मार दिए पूरा इस पर, इसका क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला सो देखो। ये क्या देखते हैं, ज्यादातर अल्फा कण जो था सीधा चला गया। ज्यादातर अल्फा कण क्या हो गया? एकदम सीधा चला गया। ज्यादातर अल्फा कण एकदम सीधा चला गया। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो था बाबू अपने रास्ते से विचलित हो गया। कुछ अल्फा कण क्या हो गया बोलो? अपने रास्ते से विचलित हो गया। आओ, कुछ अल्फा कण क्या हुआ बोलो? अपने रास्ते से विचलित हो गया। और बहुत कम अल्फा कण था जो अपने रास्ते वापस लौट गया। क्या समझे? बहुत कम अल्फा कण था जो अपने रास्ते क्या, जैसे गया जिस रास्ते से बिल्कुल पीछे चला गया, एकदम अपने रास्ते ही वापस लौट गया। समझ गया? तो ये अपने प्रयोग में क्या देखें? 3 बातें देखें। क्या देखें? 3 बात। ज्यादातर अल्फा कण एकदम स्ट्रेट चला गया। ठीक, कुछ अल्फा कण क्या हो गया? अपने रास्ते से विचलित हो गया, डेविएट कर गया, मुड़ गया। और बहुत कम अल्फा कण जो है एकदम पीछे मुड़ के चला गया। क्या समझे? वापस मुड़ गया। ये 3 चीज देखें। ये क्या है? ये सोना है ना, ये सोना का परमाणु है। या सोना का ये नाभिक का, तो या जो भी है सोना ही लिख दो ना, ये सोना है। ठीक है, और इधर से ये सब मारे हैं क्या है? अल्फा कण। और जब बहुत सारा अल्फा कण मिल जाएगा तो बन जाएगा अल्फा किरण। तो ये अल्फा किरण हो गया।
अल्फा किरण किसे कहेंगे बोलो? जब बहुत सारा अल्फा कण आपस में मिल जाएगा तो क्या बना देगा? किरण बना देगा। क्या समझे? तो ये बहुत सारा यहाँ पे अल्फा कण का है, तो इसीलिए इसको अल्फा किरण कह रहे हैं। तो इस प्रयोग से वो क्या निष्कर्ष निकालें? इस प्रयोग से वो ये निष्कर्ष निकालें कि अच्छा देखो, ज़्यादातर अल्फा किरण एकदम स्ट्रेट क्यों चला गया? इससे ये पता चलता है कि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा एकदम खाली होता है। परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है? एकदम खाली खाली है, एकदम रोकने वाला नहीं है, खाली है। यहाँ से यहाँ जाते रह जाएंगे, है कि नहीं? देखो ये खाली है कि नहीं? यहाँ से यहाँ जाते रह जाएंगे, काहेला मुड़ेंगे? जाएंगे कि नहीं? हाईवे पे जा रहे हैं, रोड खाली है तो सीधे जाएंगे कि नहीं? कहीं मुड़ना पड़ेगा? नहीं मुड़ना पड़ेगा। क्या बाबू, हरिपुर से आया कितना बार मुड़ा? 3 बार मुड़ा? अच्छा 3 बार मुड़ा है, ठीक है। इसको बीच में कोई नाभिक मिल गया होगा इसीलिए मुड़ा है 3 बार। क्या समझे? नाभिक मिल गया था कोई, समझ गया? तो अगर रास्ता खाली रहेगा तो एकदम स्ट्रेट जाएगा कि नहीं? तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का ज़्यादातर स्पेस क्या होता है? खाली होता है, इसीलिए अल्फा किरण एकदम स्ट्रेट चला गया। फिर बोले अच्छा ये कुछ ऐसे मुड़ा क्यों? ये कुछ अल्फा किरण ऐसे क्यों मुड़ गया? ऐसे क्यों मुड़ गया? ऐसा लगता है कि कहीं से रिपल्सन हुआ है इसमें। कहीं से क्या हो गया है? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब विकर्षण हो गया है, विकर्षण या प्रतिकर्षण हो गया। इसका मतलब अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? He2+। इसका मतलब ये जो नाभिक है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा, एक दूसरे को दूर फेंक देगा। ये काहे दूर फेंका रहा है? ये दूर इसीलिए फेंका रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस चार्ज होगा, तो इसीलिए प्लस प्लस दूर फेंका गया। समझ गया? ये प्लस है अल्फा कण भी, इसका नाभिक में भी क्या होगा? प्लस चार्ज होगा, तो प्लस प्लस दूर फेंक दिया। क्या बाबू कोई दिक्कत? और तीसरा ये वापस काहेला मुड़ गया? वापस मुड़ा इसका ही कारण बताएं कि जो ये नाभिक होता है ना बहुत भारी होता है। नाभिक क्या होता है बोलो? बहुत भारी होता है, दीवार जैसा भारी है। क्या समझे? तो दीवार पे कोनो चीज टकराएगा तो वापस लौटेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से दीवार पे गेंद मारते हैं तो वापस लौटता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये गेंद है, ये दीवार है, दीवार पर गेंद मारा, वापस लौटेगा कि नहीं? इसका मतलब नाभिक जो होता है बहुत भारी होता है। नाभिक क्या होता है? बहुत भारी। ये 3 निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले? पहला निष्कर्ष क्या निकाले बोलो? परमाणु का ज़्यादातर जगह क्या है? स्पेस क्या है? खाली है, एक निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष निकालें जो नाभिक होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा निष्कर्ष निकालें कि जो नाभिक होता है बहुत घना होता है, बहुत भारी होता है। समझ गया? 3 निष्कर्ष, रदरफोर्ड के प्रयोग का 3 निष्कर्ष बुझ गया ना? ठीक है, तुम लोग समझदार, इतना जल्दी बुझ जाता है, कुछ कहने नहीं है। लिखो अब निष्कर्ष, रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष। Conclusions of Rutherford's experiment। रदरफोर्ड के प्रयोग का निष्कर्ष लिखेंगे। पहला निष्कर्ष, चलो पहला कंक्लूजन लिखेंगे। परमाणु का, नाम लिखो, परमाणु का ज्यादातर परमाणु का ज्यादातर, ऐसे ना लिखा है, हिस्सा, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, कुछ नहीं है, वो खाली है।
परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, लिख दिया। तो परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। कोई किरण वगैरह फेंकेंगे एकदम जाते रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखो पहला। मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom is empty. Most of the space inside an atom is empty. Empty मतलब खाली। दूसरा नंबर लिखेंगे, नाभिक सदैव धन आवेशित होता है। नाभिक सदैव धन आवेशित होता है। धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाभिक सदैव धन आवेशित होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। सभी प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर होता है। समझ गया? और नाभिक क्या होता है? धन आवेशित होता है। नाभिक क्या होता है बोलो? धन आवेशित। क्योंकि ये भी धन आवेशित, अल्फा कण भी धन आवेशित, दोनों में क्या हो गया? रिपल्सन, एकदम दूर फेंक दिया। समझ गया? चलो अंग्रेजी में लिखो। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Nucleus of an atom is positively charged. It means that all the protons are situated inside the nucleus. आर सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तीसरा बिंदु लिखेंगे, परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान, परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। पूर्ण विराम। इसका अर्थ यह है कि परमाणु के मध्य में, इसका अर्थ यह है कि परमाणु के मध्य में बहुत ही घना मतलब बहुत घना वस्तु रहता है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु के मध्य में बहुत ही घना वस्तु रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। बहुत ही घना वस्तु रहता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु के एकदम मध्य में बहुत घना वस्तु है, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। और नाभिक में लगभग पूरे परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है।
है ना। परमाणु का पूरा द्रव्यमान किस में केंद्रित रहता है? नाभिके में केंद्रित रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या समझे, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है द्रव्यमान, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम, क्या समझे। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 मान सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास जो है लगभग 0 मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में तो कुछ भार है ही नहीं, सारा का सारा भार किस में है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर रहता है, समझ गया। इसीलिए परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित है? नाभिक में केंद्रित है, समझ गया जी। चलो अंग्रेजी में लिख लो। इंटायर मास, इंटायर ENTIRE अंग्रेजी में लिखना है। तीसरा बिंदु ENTIRE, इंटायर मास ऑफ एन एटम, इंटायर मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड, entire mass of an atom is located inside the nucleus. Entire mass of an atom is located in the nucleus. Therefore nucleus is very dense. Therefore nucleus is very dense. nucleus बहुत dense होता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड के प्रयोग का बहुत सारा क्या था, बहुत अच्छा निष्कर्ष सब निकला। ऐसा निष्कर्ष सब निकला जिससे हम लोगों को परमाणु को समझने में मदद हुई, आसानी हुई। परमाणु को समझने में बहुत सारा चीज क्लियर हो गया परमाणु के विषय में। रदरफोर्ड का जो ये अल्फा किरण प्रयोग था, इससे क्या हुआ, परमाणु के विषय में हम लोग को बहुत जानकारी मिला। कितना जानकारी मिल गया कि ये जो नाभिक होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, क्या समझे। एटम का पूरा मास कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर रहता है, समझ गया। तो हम लोगों को परमाणु को समझने में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई, समझ गए। मान लो कि ये एक परमाणु है, तो इसके केंद्र में छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, क्या समझे। तो बताओ ये सब जगह तो खाली है कि नहीं है। इतना बड़ा परमाणु नाभिक की छोटका सा बीच में, तो ज़्यादातर हिस्सा खाली हो गया कि नहीं हो गया। अगर अल्फा किरण जाएगा तो सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा, ज़्यादातर अल्फा किरण एकदम सीधे जाएगा, सीधे जाएगा ना, क्योंकि परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। अब क्या है दूसरा कंक्लूजन, परमाणु का ये जो नाभिक है इस पर प्लस चार्ज होता है, अल्फा किरण पे भी प्लस चार्ज, गया फेंका गया, इधर फेंका गया है। और जब टक्कर हुआ घर वापसी हो गया। क्या टक्कर हुआ तो क्या हो गया, घर वापसी हो गया इसका, समझ गया। तो हम लोगों को परमाणु को समझने में बहुत क्या हुई, आसानी हुई। किसके प्रयोग के बाद, रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद, समझ गए। लेकिन कोई भी अच्छा चीज होता है उसमें कुछ कमी भी रहता है ना, कोई भी अच्छा चीज होता है उसमें कमी भी रहता है। तो इसमें भी कुछ कमी था, इनसे भी मिस्टेक हो गया। आदमी से मिस्टेक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तुम लोगों से भी मिस्टेक होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो भगवान बन जाएगा, अगर आदमी से मिस्टेक नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, भगवान। तो इनसे भी मिस्टेक हुआ, रदरफोर्ड से भी, क्या समझे। जाने अनजाने में भूल चूक हो जाती है। क्या इनसे कमी रह गया, लिखो रदरफोर्ड के प्रयोग में कमी। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। कुछ कमी रहेगा तभी ना उसमें सुधार होगा, और यदि कमी नहीं रहेगा तो उसमें सुधार क्या होगा। तब तो 500 में 500 आ जाएगा तुम लोग को रे। क्या कमी है तब ना आया पढ़ने यहाँ,
कमी नहीं रहता तो आता है? दरभंगा छोड़ के आया ही, काहे आया? कुछ कमी रह गया इसीलिए। दरभंगा में अंग्रेजी में पढ़ाता था, बोला हिंदी में बुझाइए नहीं पड़ता था। देखो पहला कमी है रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्या समझे? रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। Rutherford's model cannot explain stability of atoms. Rutherford's model cannot explain stability of atoms. दूसरा, यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इसका दोनों का मतलब समझाएंगे। यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। चलो अब इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं का अर्थ क्या है? तो ये दो कमी है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी, क्या कठिनाई था कि नील्स बोर को मेहनत करना पड़ा। इनमें कमी रह गया तब ना नील्स बोर को मेहनत करना पड़ा, उनके रात का नींद उड़ गया। क्या समझे? नील्स बोर के रात का नींद उड़ गया। क्यों रात का नींद उड़ा? जैसे जेपी सर का रात का नींद उड़ गया था, क्या उसी प्रकार से है ना जेपी सर सोचने लगे कि कैसे इन बच्चों का सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ा। क्या समझे? उसी तरह से रदरफोर्ड के रात का नींद उड़ गया था। नहीं, रदरफोर्ड का क्या उड़ेगा रे, वो तो अपना काम कर गया। नील्स बोर का रात का नींद उड़ गया, काहे कि रदरफोर्ड कुछ कमी छोड़ दिया। अब देखो क्या कमी छोड़ा रदरफोर्ड। पहला बात कहा, रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ये क्या होता है? परमाणु का स्थायित्व क्या है, इस बात को समझो। हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड के मॉडल से कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल बताया था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। अब है क्या, एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का।
उसमें मैक्सवेल करके एक वैज्ञानिक थे जो अपना सिद्धांत दिए, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में हो, त्वरित गति में हो, त्वरित गति मतलब एक्सीलरेटेड मोशन में हो, किस में हो, एक्सीलरेटेड मोशन में हो, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि त्वरित गति में होगा, एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, वो क्या करेगा, रेडिएशन निकालेगा बाहर। वो क्या निकालेगा, रेडिएशन बाहर निकालेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि त्वरित गति में होगा, एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, तो वो बाहर क्या निकालेगा, रेडिएशन निकालेगा, विकिरण बाहर निकालेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नाश होगा। जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नाश होगा, क्योंकि रेडिएशन बाहर निकाल रहा है तो ऊर्जा का क्या होगा, नाश होगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घटना चाहिए। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होना चाहिए, धीरे धीरे घटना चाहिए। अब इसका ऊर्जा घटेगा, जिसके कारण क्या होगा, देखो इधर बनाते हैं चित्र। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा था, लेकिन ये क्या है, त्वरित गति में है, तो इसके कारण क्या होगा, इसका ऊर्जा का नाश होगा। ऊर्जा का नाश होगा तो धीरे धीरे इसका वृत्त का आकार छोटा होगा। क्या समझे, ऊर्जा का नाश होगा, इसका स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा, जिसके कारण इसका जो रेडियस है, वृत्त का रेडियस, वो क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या कम होने लगेगी, है ना। ये जो वृत्त की त्रिज्या है आर, धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊर्जा का नाश हो रहा है, इसका स्पीड घटेगा, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, घटने लगेगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का वृत्त छोटा होते 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 ये जा करके परमाणु से टकरा जाएगा, और इस तरह से परमाणु का नाश हो जाएगा। इस तरह से क्या होना चाहिए, परमाणु का नाश हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में परमाणु का नाश होता है क्या, नहीं ना होता है। लेकिन रदरफोर्ड इस बात की व्याख्या नहीं कर सके, है ना। रदरफोर्ड इस बात की व्याख्या नहीं कर सके, है ना, कि परमाणु का नाश क्यों नहीं होता है। यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में है तो इसका क्या होगा, ऊर्जा का नाश होगा, इसका वृत्त का आकार धीरे धीरे छोटा होगा, और ये जाकर के एक समय के बाद नाभिक से टकरा जाएगा, और परमाणु का क्या हो जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में परमाणु का नाश नहीं होता है। इस बात की ये व्याख्या नहीं कर सके कौन, रदरफोर्ड। इसी को कहते हैं परमाणु का स्थायित्व। परमाणु तो स्थिर चीज है, परमाणु का नाश नहीं होता है, लेकिन ये अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके रदरफोर्ड, है ना। उनके अनुसार क्या हो जाना चाहिए, परमाणु का नाश हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कौन, रदरफोर्ड। समझ गया। अब दूसरी बात क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो ऐसा देखा गया, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो समय समय पर वो भी विकिरण निकालता है बाहर, है ना। वो समय समय पर क्या निकालता है, विकिरण बाहर निकालता है, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये हाइड्रोजन का परमाणु विकिरण क्यों बाहर निकालता है, क्यों स्पेक्ट्रम बनाता है, इस बात की भी व्याख्या नहीं कर सके, है ना। रदरफोर्ड इस बात की व्याख्या नहीं कर सके कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है, समझ गया ना। वो अलग अलग विकिरण क्यों निकालता है बाहर, इस बात की व्याख्या नहीं कर सके कौन, रदरफोर्ड। समझ गया। तो ये दो गो कमी रह गया, समझ गया ना। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में लिख लो। परमाणु का स्थायित्व लिखो, अलग बिंदु बना लेंगे, परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व क्या होता है, लिखो। लिखेंगे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार
यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में होगा, यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में होगा, यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में होगा तो वह विकिरण उत्पन्न करेगा, तो वह विकिरण उत्पन्न करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? त्वरित गति में, तो क्या उत्पन्न करेगा? विकिरण उत्पन्न करेगा, पूर्ण विराम। तो वह विकिरण उत्पन्न करेगा, पूर्ण विराम। इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नाश होना चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का नाश होना चाहिए और उसका पथ इस पथ को ना स्पाइरल कहते हैं। इस पथ का क्या नाम है? स्पाइरल, स्पाइरल। और उसका पथ स्पाइरल, और उसका पथ स्पाइरल के जैसा होना चाहिए, और उसका पथ स्पाइरल के जैसा होना चाहिए। अतः एक समय इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। अतः एक समय इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। है ना? एक समय इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकरा जाएगा और नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग इस चित्र को बना लेंगे। अंग्रेजी में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ according to Maxwell's law of electromagnetism लिखना। according to Maxwell's law of electromagnetism, according to Maxwell's law of electromagnetism, an electron या an accelerated electron will radiate energy. An accelerated electron will radiate energy. An accelerated electron will radiate energy. Therefore, its energy will decrease with the time. Therefore, its energy will decrease with the time. It will form a spiral path. It will form a spiral path
and collides with the nucleus and collides with the nucleus. यह एक स्पाइरल पाथ बनाएगा और न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा. But this does not happen in reality. But this does not happen in reality. But this does not happen in reality. ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम है.